हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संजय शर्मा अनन्या एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट का एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होने वाला है। 23 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट का सेगमेंट मैं लेकर के आया हूं। और इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, कोर इन्वायरमेंट हम देखेंगे। इकोलॉजी इन्वायरमेंट का कोर जो पार्ट होगा उस कोर पार्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब उसके पढ़ने का कौन सा तरीका होगा, देखिए समय कम है। ऐसे समय में हमें करना क्या है कि चीजों को हमें एक तरफ क्या कर लेना, सारी चीजों को समअप कर लेना है। हमें यह देखना है कि क्वेश्चंस कहां से आया है और कहां से आने की संभावनाएं हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग समय निकाल लेंगे, 1-2 घंटे का समय निकाल करके हमारी वीडियो को देख लेंगे, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं 20 से 25 क्वेश्चन जो है कोर इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। और एक बार आप लोग हमारी वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद जो आप लोग के पास नोट्स है, जहां कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा है, जहां किसी भी इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने तैयारी किया है, तो आप लोग एक बार अपने नोट्स को देख लीजिए और हमारे वीडियो को देख लीजिए। जो मैं क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप लोगों को एक एक जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन पेपर पहले हम लेकर आके आएंगे और उसके आसपास के जितने कॉन्सेप्ट हैं उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कोर चीजों को पढ़िए, फिर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि न्यूज में रही होंगी, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस रहेगा और लगातार क्वेश्चंस वैसे पूछे जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पहले दिशा को निर्धारित करिए। और जैसे ही डायग्राम को, दिशा को निर्धारित करेंगे, अभी भी आप लोग के पास 6 से 7 दिन का समय बचा हुआ है। इस 6 से 7 दिनों के समय में देखिए, एग्जामिनेशन का जो लास्ट समय होता है वही एग्जामिनेशन के लास्ट समय ही निर्धारक का समय होता है। तो जैसा कि यूपी टेट का जो फर्स्ट फेज है, जो एग्जामिनेशन आप लोग का होगा, ये देखिए गेटवे है। जैसे ही आप लोग इसको गेटवे को क्रॉस करेंगे, फिर आप लोग को पता है जैसे ही अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, जैसे चुनाव खत्म होगा आप लोग के सामने परीक्षाएं लगातार शुरू हो जाएंगी और टीचर की भर्ती लगातार होगी। ये तय है आने वाले समय में, अभी 2-4 महीने में तो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी को अपना चालू कंटिन्यू रखिए। चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को, क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहले अपने दिशा को निर्धारित करते हैं। यूपी टेट 2022, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, मैं सेगमेंट जो लेकर के आया हूं इन्वायरमेंट। मैं संजय शर्मा आप सभी का अनन्या एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो चलिए कैसे हमें पढ़ना है, पहले हमें क्या पढ़ना है, इसकी डायरेक्शंस को हम निर्धारित करते हैं। देखिए मैं बार बार एक शेर बोलता हूं, देह सारा बोझ से दोहरा हुआ होगा, देह सारा बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, मुझे पता है पानी कहां ठहरा हुआ होगा, ठहरा हुआ होगा। दोस्तों देखो, वो ठहराव को हमें पकड़ना है। एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो वनडे का एग्जामिनेशन हो या बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो, उस ठहराव को पकड़िए। और वो ठहराव मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं, इन्वायरमेंट में कहां पे ठहराव है। तैयारी करने के समय काफी सारी मिस्टेक होते हैं। अभी आप लोगों ने इसके पहले जैसे भी तैयारी किया होगा काफी मिस्टेक किया होगा और जो ठहराव था आप लोगों को अभी पता नहीं चला होगा, लेकिन मैं उसकी दिशा को, डायरेक्शंस को निर्धारित करूंगा। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है इसको पहले डिसाइड करिए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो हमारे लायक है उसी को पढ़ना है, बियॉन्ड नहीं जाना है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा ताड़ाताड़ी सीरीज, तो तेजी के साथ हम लोग लेकर के चलेंगे, एक बहुत ही तेजी के साथ लेकर के चलेंगे। कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करना है, कहां से क्वेश्चन आया है, आइए लेकर चलता हूं। देखिए अभी मैं इसको एक एक टॉपिक को एलिब्रेट करूंगा। पहला टॉपिक जो होगा पर्यावरण सतत विकास, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद लेकर चलता हूं दूसरा जो टॉपिक हमारा होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा।
जो फिर तीसरा टॉपिक लेके चलेंगे आप लोगों को, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बहुत ही शानदार टॉपिक है। फिर ये देखिए, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी देखेंगे आईपीसीसी की जो छठी रिपोर्ट आई है, ये किस तरह से बातों को कह रहा है, क्या यहां पे प्रमुख बातें थी, इसे जोड़ करके आप लोग क्लाइमेट चेंज को देख सकते हैं। हर बार क्लाइमेट चेंज से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। ये देखिए, ओजोन परत का क्षरण, ओजोन लेयर का डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे डिप्लेट कर रहा है, इसको भी लेकर के हम लोग खबरों में जो भी चीजें हैं, और फिर हम लोग कोर इसका पार्ट क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर, नेशनल पार्क्स। हमें देखिए नेशनल पार्क्स जो चर्चा में है, जो भी सेंचुरी चर्चा में है, उसको हमें पढ़ना है। अभी देखिए याद आ गया ये क्वेश्चंस, तो मैं आप लोग को डिस्कस कर देता हूं। आप लोग देखे होंगे जब यूपीएससी का एग्जाम था, तो वहां पे जो वहां पे धौलावीरा से क्वेश्चंस को पूछा गया, जो यूनेस्को ने उसको साइड में 4 नए भारत के स्थल को घोषित किया, वहां से सीधे सीधे धौलावीरा से क्वेश्चन को पूछा। अभी किसी ने बिहार एसआई का पेपर दिया होगा, तो 5 भारत में नए वेटलैंड्स आए थे, 5 नए वेटलैंड्स को घोषित किया गया था। वहां से तसोक्कर वाले को पूछा था, लद्दाख वाले एरिया को। तो एग्जाम्स कोई भी हो, चीजों को हमें लगभग सेम ही होता है, बस उसके डायग्राम और उसके एरियाज थोड़े से डिफरेंस होते हैं। टॉपिक सबका सिलेबस एक ही होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए प्रदूषण, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो टॉपिक होगा हमारा प्रदूषण का। अब प्रदूषण में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको हम डिसाइड करेंगे अभी। इसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से भी क्वेश्चंस प्रायः पूछे जाते हैं, और कैसे पढ़ना है हम उसको अभी डिसाइड करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो प्रोजेक्ट, कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, गिद्धों के लिए, वल्नरेबल के लिए, तो कई ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ रहा मिसलिनियस में छोटे छोटे टॉपिक जो खबरों में रहते हैं, या जैसे मान लीजिए कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या कुछ टर्मोलॉजी होते हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती कुछ टर्मोलॉजी होते हैं, उस टर्मोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ संस्थाएं होती है, उस संस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद अपने टॉपिक को क्या करेंगे, एंड की तरफ चलेंगे। तो अपने टॉपिक को हम लेके चलते हैं। पहले टॉपिक को देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, उसकी दिशा को एकदम, डायरेक्शंस को एकदम निर्धारित कर लीजिए। अपने टॉपिक को मैं आप लोग को लेकर चलना हूं, स्टार्ट करता हूं। जो हमारा टॉपिक है, पहला जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो हम आप लोग को लेके आए हैं, पर्यावरण एवं सतत विकास। अब देखिए पर्यावरण एवं सतत विकास, अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है, क्या मैं आप लोगों को 6-7 दिनों में, आने वाले समय में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसको हमें डायरेक्शंस को हम पहले डिसाइड करते हैं। उसके बाद अपनी क्लासेस को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखिए पर्यावरण में सतत विकास से कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए। देखिए पर्यावरण का जो टॉपिक है, पर्यावरण एवं सतत विकास। अब देखिए यहां पे कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रायः आप लोगों के एग्जाम्स में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। पर्यावरण क्या है, हम पहले देखेंगे पर्यावरण क्या है, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पृथ्वी के बाहरी जो आवरण है, तो ये एक अलग मुद्दा है, वहां से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए। जीव जगत के परितः जैव मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, लिथोस्फीयर भी है, तो सब कुछ है। और उसका जब
अध्ययन करते हैं तो वो आपका इन्वायरमेंट है। कई बार प्राय एग्जाम्स में पूछा गया है पर्यावरण का अपकर्षण क्या होता है या पर्यावरण का अपक्षय क्या है। पर्यावरण का अपक्षय कहे तो भी वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस वहां से आप लोगों को आएगा। श्योर एंड शॉर्ट है कि क्वेश्चंस यहां से आने की संभावनाएं प्राय बनी रहती है। फिर इसके बाद जैसा कि अगला टॉपिक इन्होंने लिखा है सतत विकास। अब देखिए सतत विकास है क्या। सतत विकास या धारणीय विकास आप लोगों को पता होगा 1987 में ब्रटलैंड की रिपोर्ट आई और इसी ब्रटलैंड की रिपोर्ट के माध्यम से सतत विकास का जो था कॉन्सेप्ट आया या धारणीय विकास बोलते हैं। संसाधनों का इस तरह से हमें दोहन करना है, संसाधनों का इस तरह से हमें दोहन करना है कि भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए दोहन करना है। अंधाधुंध इस समय दोहन हो रहा है, आप देख लीजिए वैश्विक लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे या स्टेट के लेवल पे अंधाधुंध दोहन हो रहा है। विकास की गति में हमें इस कदम नहीं डूब जाना है कि आने वाले पीढ़ियां भयावह स्थिति में रहें। इसी को लेकर के ब्रटलैंड की रिपोर्ट आई, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं से कॉन्सेप्ट आया सतत विकास। तो हम डिस्कस करेंगे सतत विकास क्या है या धारणीय विकास क्या है। अब तो नया क्वेश्चन जो आ गया धारणीय कृषि पे भी क्वेश्चन आ गया है कि धारणीय कृषि किसको कहते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्वेश्चंस ये भी पूछे गए हैं और यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। फिर मैं आगे लेकर के चलूंगा सतत विकास। इसके बाद एजेंडा 21, जब पृथ्वी सम्मेलन आप लोग पढ़ेंगे 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, तो वहां पे मैं आप लोगों को सारी चीजों को डिस्कस करूंगा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। तो पृथ्वी सम्मेलन में एक प्रमुख बातें कही गई कि एजेंडा 21 21वीं सदी कैसा होना चाहिए, उस 21वीं सदी को कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के पृथ्वी सम्मेलन में जब बातें की गई तो वहां पे वनीकरण को लेकर के भी बातें कही गई, सीबीडी को भी लेकर के बातें की गई, यूएनसीसीडी जिसको बोलते हैं, उसके बाद से यूएनएफसीसीसी की भी बातें की गई और फिर एजेंडा 21 की बातें की गई। तो सतत विकास के लिए वहां पे भी कॉन्सेप्ट है 21वीं सदी कैसा होना चाहिए। फिर आप लोग को पता होगा जिस तरह से हर घर का गीता, बाइबल, कुरान होता है, उसी तरह इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। जो इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 17 गोल हैं, उस गोल को देख करके जाइए। चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो या इंटरनेशनल कोई देश हो या इंटरनेशनल कंट्रीज हो, जिनके जितने भी कंट्रीज हैं, देश हैं, संस्थाएं हैं, उनका पूरा का पूरा जो रिसर्च हो रहा है वो पूरा रिसर्च एसडीजीज पे हो रहा है। जो 17 गोल्स हैं, अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं, गोल नंबर 6। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, गोल नंबर 17 है। वर्क की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। तो जितने भी डायमेंशंस हैं, अगर वो डायमेंशन चर्चा में रहते हैं तो वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट होती है जिसकी पॉलिसीज है सतत डेवलपमेंट गोल पे काम करना। तो इसको बोलते हैं रियो +20। 2012 में एक नया कॉन्सेप्ट आया, उस नए कॉन्सेप्ट को सतत विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। और सतत विकास लक्ष्य को जो 17 लक्ष्य है, उस 17 लक्ष्य को आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसा कि मैंने बोला हर घर का गीता, बाइबल, कुरान होता है, वो ऐसे ही इन्वायरमेंट का ये जो है सतत विकास लक्ष्य गीता, बाइबल, कुरान की तरह है। टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग आने वाले समय में लेंगे और फिर इसके बाद से जो हम टॉपिक लेंगे, कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन होंगे, कुछ छोटे छोटे संगठन होंगे जो सतत विकास इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, कुछ संस्थाएं हैं जैसे नीरी है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसका मुख्यालय कहां पे है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के पूछे गए हैं। कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका के कुछ संस्थान है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूएनईपी से भी क्वेश्चन पूछेंगे, इसका मुख्यालय कहां पे है, नैरोबी। ईपीए से भी क्वेश्चन पूछा गया है,
जो ईपीए है ये अमेरिका की संस्था है, यूएसए की एजेंसी है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल से भी क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, और एनईए नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस प्राय आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, मैंने उसको आप लोगों को निर्धारित किया है। कल की क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो ताड़ाताड़ी सीरीज, जैसा कि मैंने बोला, एकदम तेजी के साथ चलेंगे, कहीं रुकना नहीं है। जितनी भी क्लासेस होंगी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी अनन्या एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसा कि आप लोगों को पता, मैंने बोल दिया कि सारी चीजों को एक एक करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। अब दूसरा टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं आप लोगों को। दूसरा टॉपिक जो है, उस दूसरे टॉपिक को बोलते हैं पारिस्थितिकी। इकोलॉजी। क्वेश्चंस यहां से भी लगातार पूछे गए। पारिस्थितिकी क्या है, जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं दोनों का मिक्स पारिस्थितिकी। वहां पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे जैविक घटक में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और अजैविक घटक में कौन कौन से वो पॉइंट हैं। क्वेश्चंस यहां से बार बार पूछे गए हैं। पारिस्थितिकी के जो कंपोनेंट हैं, जो पारिस्थितिकी के संगठक हैं, जैविक और अजैविक घटक, वहां से हम लोग टॉपिक को एक एक करके क्या करेंगे, अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर एक शब्दोलॉजी आपने देखा होगा, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी अध्ययन है। जब अध्ययन करते हैं तो वो पारिस्थितिकी कहलाता है, और सिस्टम एक, जो जैसा कि मैंने बोला, पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र एक व्यवस्था है। जैसे नेट होता है, जैसे जाल होता है, अगर जाल की एक भी नेट की जाल जो होता है उसके एक भी गुच्छे को अगर तोड़ दिया जाए पूरा जाल खराब हो जाएगा। वैसे ही जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके एक भी घटक या कंपोनेंट को अगर निकाल दिया जाए या रहे नहीं तो पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी यहां से पूछे गए हैं। पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को किसने दिया, तो एज ए फर्दर पॉइंट के रूप में हम लोग इसको लेंगे। एज ए फर्दर पॉइंट के रूप में क्वेश्चंस, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, हैकल महोदय ने दिया, कांसले ने क्या दिया, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग दिया, शब्द दिया। फिर हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या है, या पारिस्थितिकी तंत्र के नियम क्या हैं। क्वेश्चंस पारिस्थितिकी तंत्र के नियम से भी क्वेश्चन पूछा गया। एक फंक्शनल यूनिट है, अंतर संबंधित, अंतर क्रियात्मक होती है, ओपन सिस्टम है। इनपुट और आउटपुट, ऊर्जा का जो फ्लो होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। क्वेश्चन यही से बनाएगा कि क्या जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है या क्या जो पारिस्थितिकी होता है ये क्लोज सिस्टम है। नहीं दोस्तों, ओपन है। डिस्कस करूंगा इसको मैं जब एमसीक्यू लेकर के आऊंगा। क्वेश्चंस वहां से भी पूछा गया। फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम से यह काम करता है। एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ कहता है अगर एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और जब ऊर्जा कन्वर्ट होती है इसका मतलब कार्य हुआ है। तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चंस यहां से लगातार पूछा जाएगा और पूछे जाते हैं। ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? सूर्य। वनस्पतियां अपना भोजन का निर्माण सूर्य से करती, सूर्य से रोशनी लेंगी, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगी और फिर वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, ग्लूकोज का निर्माण कर देंगी। एनर्जी आ गया,
और पूरा का पूरा सिस्टम चलना शुरू हो। तो यहां से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। फिर मैंने बोला पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पता, क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाता है। हम देखेंगे कैसे कौन उत्पादक है, कौन उपभोक्ता है, कौन पोषीय स्तर है, कैसे फूड चेन और फूड वेब बनेगा, इस पे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। फूड चेन और फूड वेब, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। एक सैद्धांतिक पक्ष है, दूसरा व्यवहारिक पक्ष है। खाद्य श्रृंखला है तो जाल है, और जितने ज्यादा खाद्य जाल होगा सर्वाइवल उतने ज्यादा होगा, ऑप्शंस उतने ज्यादा हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, जीव की सर्वाइवल की क्षमता जो होगी उतनी ज्यादा हो जाएगी, और वो जीव स्थायी हो जाएगा। हम देखेंगे प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर, फिर शीर्ष पोषीय स्तर। कैसे वनस्पतियां अपना भोजन का निर्माण करेंगी, फिर उसके बाद कैसे एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर होगा, प्रथम पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर, दूसरे पोषीय स्तर से तीसरे पोषीय स्तर, तीसरे से चौथे, उसके बाद एंड डाट डाट करते करते शीर्ष पोषीय स्तर क्लाइमैक्स पे चला जाएगा। और फिर वहां पे अपघटक जो होगा वो डिकम्पोज करेगा, और जैसे ही डिकम्पोज करेगा पुनः ये क्या होगा, अपनी पहली अवस्था में चला आएगा। तो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पे भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। भूजैव रासायनिक चक्र से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। भूजैव रासायनिक चक्र, नाइट्रोजन चक्र हुआ, हाइड्रोजन चक्र हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र हुआ, वाटर साइकिल हुआ, फास्फोरस साइकिल हुआ, तमाम सारे हैं भूजैव रासायनिक चक्र। जैसे कि मैंने बोला सारी चीजें एक बार फिर पुनः चक्रित हो जाएंगी, और पुनः वो क्या हो जाएगा, पर्यावरण में चला आएगा। तो यहां से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। इस टॉपिक को आप लोग क्या करिएगा, पढ़ करके जाइएगा। 10% ऊर्जा का नियम भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसको लिंडेनमान साहब का नियम बोलते हैं। देखिए ऊर्जा के नियम को लिंडेनमान साहब ने 10% दिया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नियम को दिया है। क्या है 10% ऊर्जा का नियम? एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर के बीच में जो ऊर्जा ट्रांसफर होता है उसको लेकर के लिंडेनमान साहब ने नियम दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चंस पारिस्थितिकी पिरामिड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पारिस्थितिकी पिरामिड है वो 3 तरह का होता है, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड। यहां पे एक ट्रिक है, जो वृक्ष का जो संख्या का पिरामिड होगा वो उल्टा बनेगा। वृक्ष का संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है, ध्यान दीजिएगा, वृक्ष के संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। और इसके बाद अगर पूछे जल या समुद्री जैव भार का भी पिरामिड उल्टा बनता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है सीधे सीधा मारो। वृक्ष का संख्या पूछ दे उल्टा होगा, जल और समुद्र का अगर पूछे पारिस्थितिकी पिरामिड, जैव भार का उल्टा बनेगा, और कोई भी पूछे सीधा मारो, सीधा। ऊर्जा का कहे कि पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। अभी एग्जामिनेशन नजदीक है, ऐसे कंडीशंस में कुछ चीजें एज ए ट्रिक के रूप में भी ले लीजिएगा। और फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे, जैसे जीव कैसे बना, स्पेसीज एक ऐसा यूनिट जिसके अंदर जीवन है, उसी को जीव बोलते। जीव से फिर जनसंख्या, जीव के बाद जनसंख्या कैसे बना, जनसंख्या के बाद हम देखेंगे कम्युनिटी कैसे बना, फिर पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बना, बायोम कैसे बना, फिर जैव मंडल तब जाकर के बनेगा। तो बायोम, अलग अलग बायोम, जैसा कि लोग बोलते हैं कि इन्वायरमेंट पढ़ाते समय कि ये मेरा सेगमेंट है, करंट का टीचर बोलेगा मेरा सेगमेंट है, साइंस का टीचर बोलेगा मेरा सेगमेंट है, ज्योग्राफी वाला बोलेगा मेरा सेगमेंट है। तो वही बायोम जो है, क्लाइमेट रीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जो क्लाइमेटिक रीजन है, अलग अलग बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम, सवाना बायोम, मरुस्थलीय बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम।
तो यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस कहां पे मिलेगा, यहां पे कौन से जीव पाए जाएंगे, किस क्लाइमेटिक रीजन में पाया जाएगा, उसको एक बार क्या करिएगा आप लोग देख लीजिएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में जो इकोलॉजी का जो चैप्टर है वहां पे ये सबको हम आप लोग को क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। फिर होता है जैविक अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण को भी देख लीजिएगा, कैसे घास नग्ना अवस्था चट्टानों से कैसे फिर घास घास बनेगा, फिर उसका झाड़ियों के रूप में बनेगा, फिर उसका वृक्ष के रूप में बनेगा। तो इसका जो फेज है, अनुक्रमण का जो फेज है, क्वेश्चंस वहां से भी पूछे जाते हैं। फिर इसका कुछ टर्मोलॉजी है, जो भूले बिसरे होते हैं, वहां से भी देख लीजिएगा। जैसे इकोटोन क्या है, आवास क्या है, हैबिटेट क्या है, निकेत क्या है, जहां पे क्रियात्मक और अक्रियात्मक इकाई करेगा वही निकेत है। आवास क्या है, होम रेंज क्या है, इकोटोन क्या है। दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो कॉमन एरियाज होता है, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो कॉमन एरियाज होता है, जैसे यूपी बिहार का जो बॉर्डर होगा और जो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स करेगा, वही क्या होगा आप लोग का इकोटोन होगा। उसको मैं डिस्कस करूंगा। अगर मान लीजिए कि पूरा भारत है तो ये जयमंडल है, और एक उत्तर प्रदेश है तो बायोम है। अब इससे आसान एग्जाम्पल क्या मैं बता सकता हूं, इसको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर छोटे छोटे टर्मोलॉजी है, शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, उत्पादकता क्या होती है, जैव आवर्धन, यहां से भी क्वेश्चन आया है। जैव आवर्धन से कई तरह के क्वेश्चन आया है। जैसे घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को बाज खाया। तो एक ऊर्जा का नियम भी चल रहा है यहां पे। और जैव आवर्धन जब यहीं पे मैं पढ़ाऊंगा तो जो ऐसे सब्सटेंस जब ये उनके अंदर चला जाता है तो जल्दी खत्म नहीं होता, बढ़ते ही चला जाता है। डीडीटी पे भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। जो डाइक्लोफेनिक दवा पशुओं को दी गई और बाद में जब उस पशु की डेथ हो जाने के बाद, पशुओं को बुखार के समय डाइक्लोफेनिक दवा दी जाती है, जब पशुओं की डेथ हो गई तो डेथ के बाद से चीजें उसको गिद्ध ने खाया, और गिद्ध को खाने के बाद जो उसका लीवर था, अंडाशय था, वो कमजोर पड़ गया। और देखेंगे पिछले पिछले 10-20 सालों से गिद्ध अब दिखाई नहीं दे रहे। डीडीटी से भी क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। कुछ ऐसे टर्मोलॉजी है, उस टर्मोलॉजी पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पारिस्थितिकी टॉपिक का मैंने आप लोग को एक डायग्राम डिसाइड किया है। वो डायग्राम्स आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कहां से आएगा, कैसे आएगा। पहली क्लास, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लिफाफा देख के पता चल जाता है कि अंदर लेटर में क्या होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैव विविधता, जैव मंडल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस, बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चंस बायोडाइवर्सिटी से भी पूछा गया है और पूछा जाएगा। यह हॉट टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही हॉट टॉपिक है। क्या है बायोडाइवर्सिटी? देखिए, स्पेसीज और सब स्पेसीज के अंदर कितनी वैरायटी है, कितना वेरिएशन है। अगर जितने स्पेसीज और सब स्पेसीज के बीच वेरिएशन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। जैव विविधता, उसको हम देखेंगे स्पेसीज, सब स्पेसीज। फिर उसके आगे हम देखेंगे जैव विविधता का प्रकार। 3 प्रकार के होता है, जिसको अल्फा बीटा गामा के नाम से जाना जाता है, उसको मैं बताऊंगा। प्रजातियों के अंदर को लेकर के, अनुवांशिक को लेकर के, पारिस्थितिकी जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता, अल्फा बीटा गामा। 3 प्रकार के जैव विविधता जो होते हैं, अल्फा बीटा गामा। यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, पूछा जाएगा। अपने जो नोट्स होगा, आप लोगों ने जो अभी तक अध्ययन किया होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे अपना जो क्लास है उसमें मैं सब चीजों को क्या करूंगा, कवर करूंगा। फिर उसको देखेंगे जैव विविधता का अपना महत्व भी है। जैव विविधता
क्यों महत्व है? पर्यावरणीय सौंदर्य के लिए है, सांस्कृतिक के लिए है। नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। फिर हम देखेंगे जैव विविधता का ह्रास क्यों हो रहा है। जो मानव ने वनों को काटा, जेट इंजन को उड़ाया, जैव विविधता का ह्रास कुछ मानव जनित कारण भी है, कुछ प्राकृतिक कारण तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मानव जनित कारण जो है जैव विविधता ह्रास के लिए ज्यादातर जिम्मेदार है। इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वनों में आग लग जाना, अभी आप लोगों ने देखा होगा कैलिफोर्निया में जो आग लगी, अभी आप लोगों ने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी, अमेजन की वनों में जो आग लगी, तो ये क्या है? जैव विविधता का ह्रास नहीं है तो क्या है? क्लाइमेट चेंज में अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। और सबका जो आग है अगर लग रहा है तो जैव विविधता, जाहिर सी बात है कई सारी स्पेसीज, कई सारी प्रजातियां अब नहीं रही होंगी। तो जैव विविधता का ह्रास डिस्कस करेंगे। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का ह्रास कैसे होता है, मैंने बताया। जैव विविधता का महत्व भी मैंने बताया, जैव विविधता का प्रकार भी मैंने बताया। इसके बाद से देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आप लोग देखेंगे हॉट स्पॉट एंड हॉप स्पॉट, दो नए कॉन्सेप्ट होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में दो नए कॉन्सेप्ट, इन सीटू और एक्स सीटू कॉन्सेप्ट। स्वस्थाने और एक होता है बहिर्स्थाने। इन सीटू जहां पे है वहीं पे कंजर्वेशन करो। सिंपल सा है, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर। और कहीं दूसरे जगह ले जाकर के करना, संरक्षण देना, बाह्य स्थानीय संरक्षण है। जीन बैंक हुआ, डीएनए हुआ, क्लोनिंग हुआ, जो शुक्राणु है, क्वेश्चन वहां से आया हुआ है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। उसको नाइट्रोजन के फॉर्म में रखा जाता है उसको। तो यहां से भी जो है क्वेश्चंस प्रायः पूछे जाते हैं और इसको हम देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण। हॉट स्पॉट, हॉप स्पॉट। देखिए हॉप स्पॉट दो है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और हॉट स्पॉट 4 है। हिमालय का जो रेंज है पूरा का पूरा नहीं हिमालय है, पश्चिमी हिमालय, सॉरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पश्चिमी हिमालय, सॉरी बार बार वही निकल रहा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन देगा पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, यही कंफ्यूज करेंगे पूरा हिमालय, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है। फिर अंडमान और फिर म्यांमार वाला जो क्षेत्र है वहां पे सुंडालैंड जिसको बोलते हैं, और अंडमान निकोबार मलाया वाला क्षेत्र, तो यहां वाले जो क्षेत्र हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हॉट, इसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, हॉप स्पॉट, यहां से क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। इसके बियॉन्ड भी कुछ है, जैसे जैव विविधता के लिए दो तीन चार टॉपिक और है, उसको हम देखेंगे। उस टॉपिक में हम देखेंगे आर्द्र भूमियां क्या होती है, वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स किस क्लाइमेटिक रीजन में पाया जाता है, क्या वो वेटलैंड, इसको भी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। क्या वेटलैंड्स के पास रिवर कौन सा है, कहां पे पाया जाएगा, वेटलैंड्स क्या है, प्रवाल का संरचना क्या है, कोरल रीफ एंड कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल रीफ एंड कोरल ब्लीचिंग उपयोग क्या है उसका, हमारे लिए महत्व क्या है, और उसको हम क्यों नष्ट कर रहे हैं, नष्ट करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बात समझ में आ रही होगी। मैंग्रोव वन, सुनामी जब आता है, बड़े बड़े सुनामी आते हैं तो उसके लिए रक्षा करता है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसको भी चैन से नहीं रहने दिया। समुद्र के किनारे तक लोग गए और बसावट किए। मैंग्रोव वन वो भी खतरे में पड़े हुए हैं। उसकी स्थिति क्या है, दशा क्या है, महत्व क्या है, संरक्षण कैसे करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। IUCN की लिस्ट, जो 10 लिस्ट है, कोई वल्नरेबल की कैटेगरी में है, कोई एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में है, जो अलग अलग कैटेगरीज है, कोई अगर स्पेसीज है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे जुड़े हुए जो संधि समझौते हैं
बायोस्फीयर से उसको देखेंगे। ये चीज टारगेट हुआ, नगोया प्रोटोकॉल हुआ या कार्टेजिना प्रोटोकॉल हुआ, तो इस पे भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस यहां से आया हुआ है। बेसिकली रूप से जो मैंने 2-3 टॉपिक आप लोगों को बताया, स्टार्टिंग का पर्यावरण एसडीजीज, जो दूसरा टॉपिक जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया उसमें मैंने डिस्कस किया पारिस्थितिकी, और तीसरा टॉपिक जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं उसको बोलते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। 3 टॉपिक मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके डायरेक्शंस को मैंने क्या कर दिया है, निर्धारित कर दिया है। ये देखिए टॉपिक, बहुत ही शानदार मुद्दा, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको हमें डिस्कस करना है। अब ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कौन से प्राकृतिक कारण है और कौन से मानव जनित कारण है। क्वेश्चन पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग, फिर ग्रीन हाउस गैसेस। जो आईपीसीसी ने जो 6 गैसों को निर्धारित किया है, इंटर पैनल गवर्नमेंटल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर पैनल गवर्नमेंटल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी के तहत जो 6 गैसों, ग्रीन हाउस गैसेस, जो 6 गैसेस बताई गई हैं, वहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं और वहां से क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा, श्योर एंड शॉर्ट है, उसको पढ़ लीजिएगा। अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, वही तो क्लाइमेट चेंज के रूप में बदलेगा। ग्रीन हाउस गैसेस, इसको देख लीजिएगा कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि ऊपर से, जैसे हमारा जो पृथ्वी है पारदर्शक के रूप में जो लेयर है, उसको भी देख लीजिएगा, तो सूर्य से आने वाली किरणें तो आ जाएंगी, लेकिन हानिकारक किरणें जब क्या हो जाएंगी, रेडिएट होंगी, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। हानिकारक किरणों को भी जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगी तो पृथ्वी का क्या होगा, तापमान, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। और यही हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा वैश्विक मुद्दा बन गया है। स्टार्टिंग में तो लगता है कि एक क्षेत्रीय मुद्दा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। इस टॉपिक को भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना। फिर हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम आप लोग देखेंगे, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा वैश्विक तापन होगा, क्लाइमेट चेंज बदलेगा, मौसमी दशाएं बदलेंगी, पवन का संचार, विंड सिस्टम ही बदल जाएगा, तो कई सारी चीजें, चक्रवात आएगा, सुनामी आएगा। और ये घटनाएं आप लोग देख रहे हैं, विदाउट मौसम का बारिश हो रहा है, ठंडी के समय में बारिश होगा, बारिश के समय में ठंडी लगेगा, तो तमाम सारी चीजें, क्लाइमेटिक चेंज ही बदल जाएगा। जो क्लाइमेटिक चेंज है वो क्लाइमेटिक चेंज बदलेगा, विंड सिस्टम ही शिफ्ट हो जाएगा। ये तमाम सारे मुद्दे हैं, जो ये तमाम सारे प्रभाव हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के पृथ्वी पर क्या होंगे, दिखाई देंगे। इसी को लेकर के तो पेरिस एग्रीमेंट कहा गया कि 1.5% पे रोको, नहीं रुक सके तो 2% पे रोको। अब आईपीसीसी की जो 6ठी रिपोर्ट आई है उसको अगर पढ़ लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन, इस पे भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाइमेट चेंज से, जो क्लाइमेट चेंज है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं पढ़ाने लगूं तो आईपीसीसी पे ही 1 घंटा पढ़ा सकता हूं, और उसके बाद दिमाग को भी आप लोग अपना बूस्ट करिए।
पहले पढ़ी पढ़ाई चीजों को जो है कि किताब में है वहां से चीजें आ जाएंगी, हम कर ले जाएंगे। थोड़ा दिमाग को भी बूस्ट करिए, एक ह्यूमन बीइंग बनिए। तो अगले टॉपिक को हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड जलवायु परिवर्तन। आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आई है यहां पे। अगला टॉपिक है ओजोन परत का क्षरण। अब देखिए, ओजोन परत का क्षरण क्या है। ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट कर रहा है। लोग बोलते हैं ओजोन होल या ओजोन छिद्र। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ओजोन में कोई छिद्र हो गया। उस कॉन्सेप्ट को किसने दिया सबसे पहले, फिर अंटार्कटिका के क्षेत्रों में, आर्कटिक के क्षेत्रों में, दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्रों में कैसे करके आया, क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो ओजोन होल का मतलब यह नहीं है कि वहां पे होल हो गया है। जो लेयर है वो डिप्लेट कर गई है। कहने का मतलब यह है जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, जो गर्मी पैदा करने वाली किरणें होती हैं, ये गर्मी पैदा करने वाली किरणें जब सूर्य से आती हैं तो ये उनसे क्या करता है, रक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन क्या करता है, रक्षा करता है। लेकिन यही जो प्लेट है, जैसे मान लीजिए ये पहले पूरा का पूरा इस तरह से था, अब ये जो है वो डिप्लेट हो गया है। डिप्लेट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये बीच वाला जो एरियाज है वो डिप्लेट होकर के इस तरह से कुछ हो गया है। तो यहां से जो किरणें आ रही हैं वो सीधे सीधे पृथ्वी पे चली आएंगी। उसी को बोलते हैं ओजोन का डिप्लेशन। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव देखेंगे कि झुर्रियां पड़ेंगी, बहुत कम उम्र में ही बुढ़ापा हो जाएगा आदमी, और मानसिक लक्षण दिखाई देगा। ओजोन जो विटामिन डी गर्मी पैदा करने वाली किरणें थी, जो विटामिन डी दे रही थी, 3 तरह के होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन वहां से भी आया हुआ है। तो ये आपने क्या कर दिया है, इसको डिप्लेट कर दिया है। तो जो हानिकारक कीड़े हैं वो भी पृथ्वी पे आ जाएंगे। इस पे भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और कैसे ओजोन परत डिप्लेट किया, कौन कौन से सब्सटेंसेस थे, उसको आप लोग देखेंगे। सीएफसी, हेलोन्स ग्रुप हुआ, सीएफसी हुआ। अब सीएफसी कहां, आपने एयर कंडीशन को यूज किया, रेफ्रिजरेटर को यूज किया, परफ्यूम को यूज किया, तो सब सीएफसी को तो जन्म दिया ना। और यही सीएफसी क्या करता है, क्लोरीन जब एक बार मार्केट में चला जाएगा वो हटता नहीं है, 15-20 सालों बाद अपने स्थान को क्या करता है, फिक्स कर लेता है। और क्लोरीन मुक्त हो जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है, ओजोन लेयर के लिए क्या हो जाता है, डिप्लेट करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। इसके बाद से जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन, उसको आप लोग देख लीजिए, ज्योग्राफी का पोर्शन है, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। क्षोभ का मतलब गर्मी पैदा करना है, क्षोभ गुर्राहट, और जहां पे क्षोभ यानी गुर्राहट है, कोई नहीं, ज्योग्राफी का बहुत हॉट टॉपिक है ये। क्षोभ मतलब गुर्राहट। अगर क्षोभ मंडल है इसका मतलब वहां पे आंधी तूफान, वहीं पे घटनाएं आएंगी। और जो ओजोन पाया जाता है ये समताप मंडल में पाया जाता है। फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, जो भी हो, उस से भी क्वेश्चन आया है। जनरली उसको देख लीजिएगा एक बार जाते जाते, हो सकता है वहीं से क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, ओजोन लेयर के लिए नियंत्रण हमने क्या किया, तो आप लोग को पता होगा पहली बार जो ओजोन के लिए बात की गई थी वो वियना कन्वेंशन में किया गया था। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 2 कन्वेंशंस, वियना कन्वेंशन 85 में हुआ था, 1985 में, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस पे भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओजोन लेयर का डिप्लेशन ये टॉपिक है हमारा। अगला जो टॉपिक है ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, अभ्यारण्य या जैव मंडल रिजर्व सेंटर। जैसे मैंने बोला, यूनेस्को की साइड में जब भारत के 4 नए साइट को घोषित किया गया, धौलावीरा से क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में सीधे सीधे, आईएएस के एग्जाम्स में।
बिहार पुलिस के एग्जाम में मैंने बताया तसोक्कर वाले से क्वेश्चन सीधे सीधे आ गया। क्यों? क्योंकि वो एक वेटलैंड था। भारत में 5 नए वेटलैंड्स को घोषित किया गया, तो 5 वेटलैंड को घोषित किया तो सीधे सीधे उन्होंने पूछ लिया कहां पे है। सिनेरियो क्लियर है। अभ्यारण्य या बायो अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर, सेंचुरी, नेशनल पार्क, रामसर साइट, सब कुछ यहीं पे देख लेना। हमें इसमें पढ़ना क्या है? सपोज दैट जैसे कोई बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है, या कोई रामसर साइट है, वेटलैंड साइट है, या कोई सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क एमपी। क्वेश्चंस ये बहुत हिट मुद्दा था, वहां पे बाघों को, राजस्थान के बाघों को ट्रांसफर करके कूनो नेशनल पार्क में ला दिया गया था। क्वेश्चन वहां से भी आया और आएगा। रेंज क्लियर करिए। जैसे जो भी जैसे मान लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर या सेंचुरी नेशनल पार्क न्यूज में है, उसको एक बार देख लीजिए। पहले देखिए वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है, क्लियर करिए। दूसरा ये देखिए कि वहां से क्या कोई नदी गुजरती है, या पहाड़ी एरियाज के बीच में तो नहीं है वो। अगर वो पहाड़ों के बीच में है, पठारों के बीच में है, उसको देख लीजिए। कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं? बाघ पाया जाएगा, हिरण पाया जाएगा, जंगली गधा पाया जाएगा, शेर पाया जाएगा। उसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाता है। क्या ऐसा तो नहीं है तटवर्ती क्षेत्रों में है या लैंडलॉक्ड एरियाज में है? मिलान करने के लिए जनरली क्वेश्चन आया है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर कहां है, किस स्टेट में है। वहां से क्वेश्चंस प्राय पूछे जाते हैं और वहां से क्वेश्चंस प्राय पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछा गया है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया है। बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर 18 है। अभी जैव विविधता विरासत स्थल को अंबोली को घोषित किया गया है। जैव विविधता विरासत स्थल अंबोली को घोषित किया गया है। क्वेश्चंस वहां से भी आएगा, चांसेस है। उसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक पॉइंट पे, यहां पे भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। यहां पे भी क्या करूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से एक एक चीज को लेकर के आएंगे। ये देखिए, नाउ टू बी डिस्कस लास्ट पॉइंट तो नहीं है अभी, इसके आगे 1-2 पॉइंट और भी है। पॉल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण को भी तोड़ दीजिए, साइंटिफिक अप्रोच में तोड़िए। प्रदूषण से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, मात्रा के आधार पे, समाप्ति के आधार पे, और एक पार्ट मान लीजिए उत्पत्ति के आधार पे। 3 पार्ट में इसको तोड़ दीजिए। प्रदूषण मात्रा के आधार पे यानी गुणात्मक, मात्रात्मक। समाप्ति के आधार पे अर्थात जैव निम्नीकारक, अजैव निम्नीकारक। और उत्पत्ति के आधार पे यानी प्राथमिक है कि द्वितीयक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रदूषण में जो सब्सटेंस है, जो प्रदूषणकारी पदार्थ हैं, वो जैव निम्नीकारक है कि अजैव निम्नीकारक है। प्राथमिक है, कौन सा इसमें प्राथमिक प्रदूषक है, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। जो पॉल्यूटेंट है प्राथमिक है कि द्वितीयक है, और उसके बाद मात्रात्मक है कि गुणात्मक है। क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद तोड़िए इसको। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ई कचरा। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, तमाम सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अब यहां वायु प्रदूषण को पढ़िए तो वायु प्रदूषण का क्या कारण है, वो कौन से कारण जिम्मेदार है वायु प्रदूषण के लिए, उस पर हमें क्या करना है, पूरी तरह से क्या करना है, डिस्कस करना है। वायु प्रदूषण हो रहा है, ज्यादातर माना जाता है कि जो मोटर वाहने हैं, व्हीकल्स हैं, उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। उपाय भी तो है। BS6, भारत ने BS4 से BS6 की तरफ सीधे सीधे गया। उसका रीजन क्या था, वायु प्रदूषण को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। वायु प्रदूषण को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। उपाय भी है।
ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, जल इंडिकेटर भी है। वायु प्रदूषण का इंडिकेटर क्या है, क्वेश्चन से यहां से पूछा गया है। लाइकेन, लाइकेन का ग्रोथ अगर रुक जाए, लाइकेन का ग्रोथ अगर रुक जाए, लाइकेन का अगर ग्रोथ रुक जाए, वो इंडिकेटर से भी क्वेश्चन को पूछता है। इंडिकेटर अगर इसका ग्रोथ रुक गया, इसका मतलब समझिए कि क्या हो रहा है, वायु प्रदूषित हो गई है। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में क्या कंडीशन चलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, 450, 500 तक चला जाता है, सीवियर की कंडीशन में चली जाती है। और वहां के गवर्नमेंट को कहना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को तो कई बार कहना पड़ा कि आप लोग को अगर अपनी जान बचानी है तो दिल्ली छोड़कर कहीं अदर जगह चले जाइए। हमने ये हालात कर दिया है प्रदूषण से, वायु प्रदूषण का। जल प्रदूषण आप देख लीजिए, यमुना जी के किनारे जाकर के इलाहाबाद में, गंगा जी की नदी का पानी देख लीजिए। जो गंगा यमुनी संस्कृति है, मैं हिस्ट्री में पढ़ा था गंगा यमुनी संस्कृति, कैसे लोगों ने उसको तहस नहस किया है। जल प्रदूषण देख लीजिए। जल प्रदूषण क्या है, पेबल वाटर जो मिलता था अब वो परचेज करना पड़ता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी, बैक्टीरिया का जो डिमांड है, बीओडी, सीओडी, केमिकल का जो डिमांड है, डिजॉल्व डीओ। क्वेश्चंस इसको एक बार देख लीजिएगा, गैर बिंदु स्रोत, अगैर बिंदु स्रोत, क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। ई कोलाई, कोलीफॉर्म, इसका क्या है, इंडिकेटर है। ई कोलाई और कोलीफॉर्म, ई कोलाई और कोलीफॉर्म जो है जल प्रदूषण का इंडिकेटर है। हमें क्या करना है, इस टॉपिक को भी हमें क्या करना है, देखना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसके बाद जैसे मान लीजिए ध्वनि प्रदूषण, मान लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण देखेंगे 60 डेसिबल से जब ज्यादा ध्वनि है तो ध्वनि प्रदूषण। इसके लिए कॉन्सेप्ट एक आया है, ग्रीन मफलर। ध्वनि प्रदूषण के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो रोड बन रहे हैं, जो नेशनल हाईवेज के अगर किनारे गए होंगे तो वहां पर देखेंगे पेड़ों को लगाए जा रहे हैं ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए। तो किस किस एरिया 60 डेसिबल से ज्यादा है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण का अनेक सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, अनुवांशिक जैसी बीमारियां, बहरापन, कानों में बहरापन, तो तमाम सारे मुद्दे हैं। यहां से क्वेश्चन जो है आता है, ई कचरा या रेडियो एक्टिविटी। ई देख रहे हैं, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज किया, फेंक दिया, वो जलता भी नहीं है, जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, वो और ही जहरीला होता है। तो विकास के दौर में हमने विकास तो किया लेकिन अंधाधुंध विकास किया, और वो जब अंधाधुंध हमने विकास किया तो परिणाम आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को हमने फेंकते चला गया, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ई कचरा, सैटेलाइट को हम लॉन्च तो कर देते हैं लेकिन जब उसका जीवन काल खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा, एक दूसरे के बीच में टकराएंगे। गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, शुक्रयान, माइलस्टोन प्रोग्राम ऑफ इसरो, माइलस्टोन प्रोग्राम्स ऑफ अदर कंट्रीज, ई कचरे को तो जन्म देगा ना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस टॉपिक को भी क्या करिएगा, थोड़ा बहुत क्या करिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्लास्टिक कचरा आप लोग को पता ही है, वो इस समय का हिट मुद्दा बना हुआ है। तो प्रदूषण का जो टॉपिक है, ये बेसिकली इतने टॉपिक को आप लोग क्या कर लेंगे, बेसिकली आप लोग इतने टॉपिक को क्या करिएगा, देख लीजिएगा। एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को पढ़ने का दो तरीका है।
अभी मैं इसको डिसाइड करता हूं। इसको पढ़ने का दो तरीका है, दोनों फॉर्मेट को अपनाएंगे आप लोग को सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला फॉर्मेट यह है कि एक बार डेट से उठाइए और पॉइंट आउट करते चले जाइए। जिनेवा प्रोटोकॉल क्या है, रामसर साइट क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, वियना प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, फिर उसके बाद चले जाइए बेसल समझौता क्या है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, फिर उसके बाद चले जाइए पृथ्वी सम्मेलन के बाद क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, फिर जैव विविधता अधिनियम क्या है, फिर उसके बाद देख लीजिए उसके बाद देख लीजिए कोपेनहेगन सम्मेलन क्या है, बाली सम्मेलन क्या है, कॉनकुन सम्मेलन क्या है, फिर देख लीजिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है। एक तो तरीका यह है कि एक बार डेट वाइज उठा लीजिए, पूरा डेट वाइज उठा लीजिए, उसके बाद से सीधे एक बार पढ़ते चले जाइए, डेट वाइज पढ़ लीजिए कौन से क्वेश्चंस कौन से सन में कौन सा सम्मेलन किया गया, कौन बायोडाइवर्सिटी के लिए था, कौन क्लाइमेट चेंज के लिए था, कौन वनीकरण के लिए था। एक तरीका यह है कौन रामसर साइट के लिए था, टॉप 3 होता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी है, रामसर साइट के लिए भी, और UNFCCC के लिए भी है, जलवायु परिवर्तन के लिए भी है। तो एक तो तरीका यह है कि सबको एक साथ डेट वाइज क्या करिए पढ़ लीजिए। दूसरा तरीका यह भी है कि रामसर साइट के लिए कौन कौन से कन्वेंशन किए गए, कॉप उसको देख लीजिए। दूसरा तरीका यह बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन कौन से हमने कन्वेंशन किया, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए हमने कौन कौन से कन्वेंशन किए हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए हमने कौन कौन से किए, UNFCCC के लिए हमने क्या क्या किया है, रामसर साइट के लिए हमने क्या क्या किया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इसी में आ जाएगा आप लोगों को। यहां पे जैव विविधता के लिए HE टारगेट, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ओजोन के लिए पढ़ लीजिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए हमने क्या क्या किया है, कौन से कार्यक्रम गवर्नमेंट ने किया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहीं पे आप लोगों का आ जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन। एक तरीका ये है और एक तरीका ये भी है, जैसे मैंने बताया 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, पृथ्वी का सबसे पहला व्यापक लेवल पर 70 के दशक में सभी देशों ने भाग लिया और बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी पृथ्वी के साथ बर्ताव कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए ये खतरा है। तो एक ये तरीका है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या हुआ था, वियना में क्या हुआ था, कब हुआ था, वियना 85 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में हुआ था। फिर चले जाइए आप क्या करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए है, वियना में बोला गया ओजोन के लिए ही बोला गया। फिर हम गए पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था और उस पृथ्वी सम्मेलन पे हमने क्या बोला, हमने बोला जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, वनों का उन्मूलन करेंगे, मरुस्थलीकरण को हम क्या करेंगे, रोकेंगे। UNFCCC की बातें की गई, एजेंडा 21 की बातें की गई। तो पृथ्वी सम्मेलन को एक बार उसको पॉइंट के रूप में रख लीजिए, पॉइंट सोर्स के रूप में रख लीजिए। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल में आप देखेंगे एनेक्स 1 और एनेक्स 2 दो कंट्रीज हैं। एक कंट्री ने बोला कि हम क्या करेंगे, फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, दूसरा बोलेगा तुमने क्या किया है, हरास किया है, जलवायु परिवर्तन तुम्हारी वजह से हो रहा है, वैश्विक मुद्दा तुम्हारी वजह से हो, पैसा विकसित देश देंगे, विकासशील देशों को फंडिंग करेंगे। उसी को बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। वहीं पे कार्बन क्रेडिट, कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट आया, उस पर भी हमें क्या करना है, डिस्कस कर लीजिए। फिर आप चले जाइए, आप फिर उस क्योटो प्रोटोकॉल को 2005 से क्या किया गया था, प्रभावी हुआ था, रेड प्लस प्लस, उसको डिटेलिंग में कर लीजिए। फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, INDC लक्ष्य, उस INDC लक्ष्य अब चीजें और आगे की तरफ बढ़ गई हैं, किटावी पता ना माराकेश, तमाम सारी चीजें अब धीरे धीरे उसमें जुड़ती चली गई। दोहा समिट,
मैंने बोला सतत विकास के लिए 2012। तो तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को, इन तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को क्या करिएगा, आप लोग पढ़ लीजिए। दो तरीका ये है, दोनों तरीकों में किसी भी तरीके को आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैंने आप लोग को ये पॉइंट्स आप लोग को डिस्कस किया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ एक्ट भी है, वहीं पे उसको देख लीजिए। वन नीति क्या है, कीटनाशक अधिनियम क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है, वाटर कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया, एयर कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया, एयर को लिए कब एक्ट को लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, जैव विविधता अधिनियम कब आया। सम्मेलन के साथ ही उसको एक्ट को भी पढ़ लीजिए, कौन कौन से अधिनियम है, कौन कौन से वो अधिनियम है जो खबरों में रहे, या जैसे कौन कौन से वो अधिनियम है जो हमें क्या करना है, पर्यावरण से जुड़े हुए अधिनियम को भी हमें क्या कर ले, सम्मेलन के साथ इसको भी पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये स्मार्ट स्टडी है जिसे हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीके से अपने स्ट्रेटजी को डिसाइड करिए 6-7 दिनों में, वहीं से क्वेश्चंस आप लोगों को क्या होगा, पूछा जाएगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, गीधों के संरक्षण या गैंडों का संरक्षण, बर्फीले तेंदुओं का संरक्षण, राइनो, आप लोग को पता होगा, मृग दाचीगम नेशनल पार्क। तो तमाम सारे मुद्दे हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन आप लोग को पता होगा कि ऑयल के व्यापार के लिए। तो कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, वहां से भी पढ़ लीजिए। तो आप लोग के छोटे छोटे प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चंस आप लोग के क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, उसको ज्यादा पढ़ने का नहीं है। गेंडे का संरक्षण, गिद्ध का प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, बर्फीले तेंदुओं, इन सब चीजों को देख लीजिए। प्रोजेक्ट हंगूर, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसको भी आप लोग क्या करिएगा, इस टॉपिक को देख लीजिएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, कुछ भूले बिखरे टॉपिक होते हैं। चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, गैली आंदोलन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम अन्ना हजारे का, इस टाइप से भी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब लाया गया, 1976 में लाया गया। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा। चिपको आंदोलन कब आया, उसमें से जो एक थे उनकी अभी डेथ हुई है, तो इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन। इस बार में भी अगर क्वेश्चन बनेगा आंदोलन से, तो चिपको आंदोलन से यहीं से क्वेश्चन को पूछेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिसलेनियस में लेते हैं, एपिको आंदोलन। तो इसको देख लीजिए। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, भारत ने 2010 से इसको क्या किया था, लागू किया था। ग्रीन जज होते हैं, ग्रीन वकील होते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, जो पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को देखता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसके बाद कुछ टर्मोलॉजी होता है, अर्थ आवर क्या है, अर्थ आवर के बाद इको मार्क क्या है, ग्रीन जीडीपी क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, कार्बन फुटप्रिंट हुआ, ग्रीन जीडीपी हुआ। तो तमाम सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जो है वो पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ टर्मोलॉजी है, जैसे टर्मोलॉजी में आप लोग का ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी फुटप्रिंट, ग्लोबल एनवायरमेंट फुटप्रिंट है, IUCN हो गया, या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हो गया, साइट्स हो गए, ट्रैफिक्स हो गए। साइट से भी क्वेश्चन पूछा गया, ट्रैफिक से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ छोटे छोटे टर्मोलॉजी है, जहां से क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहां से मैंने आप लोगों को एक क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया है, जो क्लास का मैंने आप लोगों को क्या किया, डायरेक्शंस को हमने क्या कर दिया है, डिसाइड कर दिया है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, सारे के सारे टॉपिक को मैंने क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है। अब एक डायग्राम आप लोग क्लियर कर लीजिए, एक डायरेक्शंस को क्लियर कर लीजिए। इन्वायरमेंट में हमें क्या पड़ता है, अगर 6 से 7 दिन अगर सही डायरेक्शन में चले गए तो 6-7 दिन ही निर्धारक का समय होता है। इसी 6-7 दिन में परीक्षा का एक कोर टाइम होता है। अपने आप को मैनेज करिए,
जैसे भी हो अपने आप को मैनेज करिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, मोर एंड मोर रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट करिए। और जो मार्केट में कुकुरमुत्ते चल रहे हैं, थोड़ा सा स्वयंवर में वर की तलाश स्वयं करिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, खुद आप लोग समझदार हैं, इसको डिसाइड करिएगा। अपनी क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, थैंक यू।